हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक। कक्षा 11 गणित एनसीईआरटी चैप्टर पर। टॉपिक पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ उदाहरणों पर। जैसे हम एक समूह बनाने जा रहे हैं। समूह में जैसे लिख दें कि भारत के प्रधानमंत्रियों का समूह। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्रियों का समूह अगर हमसे पूछा जाए तो हम बड़े आराम से जितने भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और शुरू से लेकर के अब तक उन सभी का हम नाम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और उनकी संख्या परिमित है। परिमित का मतलब कि उनको गिना जा सकता है। अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय ए, ई, आई, ओ, यू। सॉरी, स्वरों का सेट कहना चाहिए था, समुच्चय भूल गए। ये स्वरों का सेट है, तो इसकी संख्या 5 है, निश्चित है। और अगर हम स्वर की बात करें तो उसमें ए, ई, आई, ओ, यू ही आएगा। लेकिन अगर कहें जिसे हम कह दें कि ए, ई, आई, ओ, यू, एम, इसको पूरे को हम कह दें कि ये स्वरों का समूह है, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा? क्योंकि स्वरों में एम नहीं आता है। एम क्या है? कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो ये स्वरों के समूह में नहीं आएगा। तो इन उदाहरणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं। अब हम समुच्चय की परिभाषा बजा रहे हैं। समुच्चय उन सभी सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय है। सुपरिभाषित इसलिए कर रहे हैं कि उनकी गिनती हो सके। वो जो समूह बना है वो एक ही वर्ग का हो। अगर कि हम जैसे इसमें बना रहे हैं पेन, कलम, पेन कलम तो किताब कलम बना दिया, कलम या पेंसिल यहाँ पे कर दें और यहाँ पर आम लिख दें, तो ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम अलग चीज है। ये तो एक तरह से एक संबंधित है, लेकिन ये आम एकदम अलग चीज है। तो इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, इसको सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। तो समुच्चय क्या होता है? अवयवों का ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित अवयवों का समूह ही समुच्चय कहलाता है। परिभाषा में कर सकते हैं समुच्चय के, अंग्रेजी होती है सेट। यहां पर लिखेंगे सुपरिभाषित अवयवों का समूह समुच्चय कहलाता है। ये तो क्या समुच्चय की परिभाषा। इसमें हम तमाम उदाहरण भी दे सकते हैं। अब इसको प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं कि इनको किस किस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रदर्शित करने की विधियां में दो हैं। प्रदर्शित करने की विधियां में पहला है रोस्टर विधि, और दूसरा है नियम विधि या
समुच्चय निर्माण विधि, ये हो गया। अब इन्हीं दो विधियों को हम लिखेंगे। जैसे ये तो अब अच्छा समुच्चय को हम मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, एक बात। दूसरा, इस समुच्चय को दिखाने के लिए हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं, और जो छोटे अक्षर होते हैं समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। ये सब क्या है? ये सब समुच्चय के अवयव हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से सेट को प्रदर्शित करते हैं, जबकि छोटे अक्षरों से उस समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित किया जाता है। और एक चीज, जिसे ए और ए में अगर एक संबंध दिखाना होता है, ये कह रहे हैं ए इस सेट में है ना, तो इसको हम कहेंगे ए समुच्चय ए का अवयव है, आई समुच्चय ए का अवयव है। अगर इसी में हम कह दें एम, तो ये हमारा हो जाएगा समुच्चय ए का अवयव नहीं। एम इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक, या एम इज नॉट बिलोंग टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, इस तरह से होता है। तो ये जो होता है इसको रोस्टर विधि कहा जाता है। और इसी को अगर नियम विधि से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए बराबर एक्स सच दैट, अब एक्स ये कोई भी हो सकता है, तो यहां पर लिखेंगे जहां ए इक्वल टू मझले पुस्तक में एक्स सच दैट। अब एक्स को डिफाइन करेंगे कि एक्स है क्या? एक्स एक स्वर है, ठीक है। इसको नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अभी पहले एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 1.1 के लिए इतना ही है। समुच्चय क्या होता है उसको निरूपित करने की जो दो विधियां हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद हम लोग अब सीधे एक्सरसाइज पे जाएंगे। आइए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। पहला पार्ट है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए अंग्रेजी वर्ष में अंग्रेजी के 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में जे से कौन कौन शुरू होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं होगा, मई भी नहीं होगा, जून और जुलाई ये भी होगा। कौन कौन हुआ? जनवरी, अंग्रेजी में लिखते हैं यहाँ पर मैं ए बराबर लिख रहा हूँ क्योंकि समुच्चय होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खत्म हो गई। अच्छा देखिए इसकी संख्या लिमिटेड है 1 2 3 और वेल डिफाइंड भी है कि ये अंग्रेजी के महीनों के नाम है, ठीक है। तो ये हो गया समुच्चय है, यहाँ पर ये हो जाएगा है, ये हो गया। दूसरा पार्ट है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के सबसे 10 प्रतिभाशाली 10 लेखकों का संग्रह बनाना है। तो ये अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग विचार द्वारा जो है नाम अलग अलग। अब जैसे मुझे पसंद है मुंशी प्रेमचंद, सबसे प्रतिभाशाली मैं कहूँ तो लोग कहेंगे नहीं मुंशी प्रेमचंद से अच्छा तो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है ना। अगर कोई जयशंकर प्रसाद का नाम होता है तो कहता है तो ये कहा जा सकता है कि उनसे बहुत अच्छा तो महादेव वर्मा जी लिखे। तो सबका विचार अलग अलग है। इसका मतलब कि ये खुल के वेल डिफाइंड में नहीं आ रहा है, सुपरिभाषित में नहीं आ रहा है। इसके आधार पर हम इसको कह देंगे कि समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं, ठीक है ना। ये सुपरिभाषित नहीं है।
ये अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग मत के अनुसार 10 अलग अलग नाम आ सकते हैं। और सुपरिभाषित का मतलब कि चाहे कोई भी उसको कहे वही कहेगा जो एक व्यक्ति ने कहा। अब यहाँ विश्व की सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों का संग्रह। अब मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद है, लेकिन आज के जो जनरेशन में नए लोग हैं, एकदम नए लड़के से पूछा जाए तो विराट कोहली के नाम लेंगे। मैं कहूँगा वीरेंद्र सहवाग बढ़िया है, तो कहेंगे कि नहीं गौतम गंभीर सही है। तो ये सब चीज जो कंट्राडिक्शन होता है इसमें, ये एकदम वेल डिफाइंड में नहीं आता है। ये अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग नाम सामने आ जाएंगे, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं, ये भी समुच्चय नहीं। ठीक है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, जैसे आप कक्षा 9 आप कक्षा 11 में हैं, तो आपके कक्षा में कितने बच्चे हैं आपको पता होगा। मान लिया कि 150 बच्चे हैं, तो 150 बच्चों का अगर आपको संग्रह बनाना हो तो आप सबका नाम पता करके लिख सकते हैं। 150 बालकों का नाम, या अगर कोई छात्राएं हैं तो छात्राओं का नाम लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वेल डिफाइंड में आ गया, चाहे आप उस काम को करें या कोई दूसरा करे, सभी लोग उस कक्षा के बच्चों का नाम वही लिखेंगे जो आपने लिखा है। ठीक है, तो ये समुच्चय है। ये चाहे एक करे चाहे दूसरा करे, सभी जितने भी लोग करेंगे सबका एक ही रिजल्ट आएगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम 99 तक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो बड़े आराम से 1 2 3 4 5 6 7 99 तक करना है तो लिखा जा सकता है, गिना भी जा सकता है, तो वेल डिफाइंड में आ गया। तो इसका मतलब कि ये है। लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी वेल डिफाइंड है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कितने उपन्यासों को लिखा है ये पता किया जा सकता है, बड़े आराम से पता किया जा सकता है, चाहे हम पता करें, चाहे दूसरा कोई पता करे, चाहे तीसरा कोई पता करे। जो भी सब लोग पता करेंगे सबका एक ही नाम सामने आएगा। जिस उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं, मैं पता करूं चाहे दूसरा कोई पता करे, सभी लोग एक ही नाम को सामने लाएंगे, इसलिए ये समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक का संग्रह करना है तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिखते जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ऐसे कर रहे हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे करके लिखा जाएगा। अगर इसको नियम विधि द्वारा लिख रहे हैं या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा तो लिख देंगे x such that x एक समपूर्णांक है। कहने का मतलब ये समुच्चय है। ठीक है, ये समुच्चय है। अब इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस पार्ट जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पार्ट में कुल कितने प्रश्न हैं इसको गिना जा सकता है, बड़े आराम से गिना जा सकता है। तो ये भी संग्रह होगा, समुच्चय होगा, ये हो गया है। और विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये भी अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग होगा। जैसे कोई कहेगा कोबरा नजर सबसे खतरनाक, कोई कहेगा नहीं उससे खतरनाक तो अफ्रीकन हाथी है जो बहुत बड़ा होता है, कोई कहेगा अरे वेल बहुत खतरनाक है। अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग विचार सामने आएंगे। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड का जो मोटो है, जो उद्देश्य वो पूरा नहीं हो पाएगा, इस वजह से इसको हम समुच्चय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए a बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6 है। तो इसके आधार पर रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू भरना है। बिलोंग टू का मतलब हम लोग चर्चा किए ही, बिलोंग टू का मतलब कि वह अवयव उस समुच्चय में हो, और नॉट बिलोंग टू का मतलब कि वह अवयव उस समुच्चय में न हो। तो यहाँ पर जैसे 5 है तो 5 इसमें है ना, तो यहाँ लिख देंगे बिलोंग्स टू। 8 इसमें है ही नहीं, यहाँ पर नॉट बिलोंग, ऐसे लिख देंगे। 0
0 भी नहीं है, नॉट बिलोंग टू। 4 है तो बिलोंग टू। 2 भी है तो बिलोंग टू। 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग। यही करना था इसमें और कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ये नियम विधि है या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा, ये समुच्चय निर्माण विधि दिया हुआ है, इसको रोस्टर द्वारा यानी कि फैला करके लिखना है। तो पहला है a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और कहां से लाइज बिटवीन -3 to 7। तो इसको कैसे लिखेंगे? a बराबर समुच्चय -3 से शुरू करेंगे, -3 देखिए बढ़ना है, यहाँ पे प्लस में आ रहा है ना, इधर बढ़ना है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 लेस देन 6। अच्छा यहाँ पर x इज ग्रेटर देन, तो ये -3 में रहेगा, ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 तो 6 भी तो रहेगा। ये x इज ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा -2 और लेस देन 7, 7 से छोटा यानी 6 तक। इसको लिखना है b को, b बराबर x सच दैट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा 6 से कम 1 2 3 4 5, बस यही लिखना है। c है x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। तो उसमें थोड़ा सा चुनना होगा। c बराबर ऐसी दो संख्याएं लिखनी है जिसके अंकों का योग 8 हो। अगर 2 लिख देते हैं तो इसके साथ क्या होना चाहिए? 26। सॉरी पहले 1 लिख दें, 1 के साथ 7 होगा, तभी जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 2 के साथ 6, 3 के साथ 3, 4 के साथ, चलिए अंकों का योग 8 है ना, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1 और 8 के साथ 0, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और डी है, डी बराबर x अंदर x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है, 60 का भाजक है जिसका भाग 60 में चला जाए। तो d बराबर कौन कौन संख्या होगी? पहले तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद 5, फर्स्ट एक को छोड़ देंगे, एक तो सभी के लिए होता है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 2 3 5, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। काटेंगे तो 2 से शुरुआत करते हैं ना, एक तो सभी को काट देता है तो एक नहीं लिखना है, 2 से काटेंगे, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से। तो देखिए सभी अक्षरों का समुच्चय। अच्छा देखिए एक चीज ये करिएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जो अक्षर 2 बार आया है उसको एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पर t 2 बार आया है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, r 2 बार आया है सिर्फ एक बार लिखना है। क्या क्या होगा देखिए, e बराबर t पहले लिख दे, फिर r,
फिर आई, फिर जी ओ एन एन, फिर ओ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर एम में ई, फिर टी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आर और वाई। इसी तरह से इसमें बी बेटर में देखिए, बी एक बार है, ई दो बार है तो एक ही लिखना है, टी दो बार है तो एक ही लिखना है, आर यानी बी ई टी आर। बी ई टी आर, जो रिपीट किया है ना उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया।